नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चौंका रहा है नया सर्वे। न नीतीश न पीएम मोदी बिहार में युवाओं की पहली पसंद है। ये बड़ा नेता कौन है आपको जरूर बताएंगे। खबर में आगे जिक्र होगा कि एनडीए और इंडिया गठबंधन या जन स्वराज 2025 में किसकी बन रही है सरकार, आ गए हैं सर्वे। इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि खड़गे ने लोकसभा उपाध्यक्ष के रिक्त पद को लेकर सरकार को घेरा, कहा पीएम मोदी को लोकतंत्र पर बोलने का कोई हक नहीं। खबर में आगे जिक्र होगा कि रात गई सो बात गई, सचिन पायलट ने अशोक गहलोत से खत्म किया मनमुटाव, राजस्थान में कांग्रेस की गुटबाजी का हुआ दी एंड। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि केंद्र सरकार बताए कि भारत पाकिस्तान सीज फायर में डोनाल्ड ट्रंप की क्या थी भूमिका, संजय राउत ने बीजेपी को घेरा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। न नीतीश न पीएम मोदी, तो बिहार में युवाओं की कौन है पहली पसंद, चौंका रहा है ये नया सर्वे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पोल ट्रैकर ओपिनियन पोल में चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। सर्वे के मुताबिक राज्य के युवाओं के बीच राहुल गांधी सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभरे हैं। इस सर्वे में युवाओं से पूछा गया कि उनकी पसंदीदा राष्ट्रीय नेता कौन है। जवाब में 47% युवाओं ने राहुल गांधी का नाम लिया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 39% वोट मिले हैं और बाकी 14% वोट जो है वो अन्य नेताओं को मिले हैं। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और एक बार फिर मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच होने जा रहा है। लेकिन इस बार समीकरण कुछ बदले हुए हैं। जनवरी 2024 में सीएम नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़कर एनडीए में वापसी की और इससे राज्य की राजनीति में नया मोड़ आया। बीजेपी और जेडीयू मिलकर इस बार फिर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री चेहरा बनाकर मैदान में उतार रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव विपक्ष की ओर से महागठबंधन की कमान संभाल सकते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज तरफ। एनडीए इंडिया गठबंधन या जन स्वराज 2025 में किसकी बन रही है सरकार, चौंका देंगे सर्वे। जी हाँ दोस्तों, बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा का चुनाव हो जाएगा। मुख्य मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच है। हालांकि जन स्वराज पार्टी पर भी सबकी नजरें हैं। नतीजा जो भी हो, लेकिन 2025 में कौन बाजी मार सकता है, इसको लेकर बिहार चुनाव से पहले एक सर्वे किया गया है, जिसका आंकड़ा चौंकाने वाला है। पोल ट्रैकर ओपिनियन पोल के मुताबिक इंडिया गठबंधन को 126 सीटें मिल सकती हैं, एनडीए को 112 सीटें, जन स्वराज पार्टी को 1 सीट और अन्य दलों को 8 सीटें मिलने का अनुमान है। बता दें कि बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं और सर्वे के अनुसार बिहार में महागठबंधन की सरकार बन रही है। पोल ट्रैकर ओपिनियन पोल के मुताबिक इंडिया गठबंधन को 126वें सीट मिल सकती है और यहाँ पर एनडीए को 112 सीट और जन स्वराज पार्टी को 1 सीट और अन्य दल को 8 सीटें मिलने का अनुमान है। बता दें कि बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं और सर्वे के अनुसार बिहार में महागठबंधन की सरकार बन रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज तरफ। खड़गे ने लोकसभा उपाध्यक्ष के रिक्त पद को लेकर सरकार को घेरा, कहा पीएम मोदी को लोकतंत्र पर बोलने का कोई हक नहीं। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को लोकसभा में डिप्टी स्पीकर के रिक्त पद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री बेवजह लोकतंत्र की बातें करते हैं। उन्हें लोकतंत्र पर किसी भी प्रकार का वक्तव्य देने का हक नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने दोनों ही कार्यकाल में लोकसभा में डिप्टी स्पीकर के पद को खाली रखा। अब ये तीसरा कार्यकाल आ चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री की ओर से अभी तक इस दिशा में किसी भी प्रकार का कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने कहा कि संविधान में इस बात का भलीभांति वर्णन किया गया है कि लोकसभा के डिप्टी स्पीकर के क्या काम होंगे और उनके क्या कर्तव्य होंगे और इसके इतर उनकी नियुक्तियां कैसे होंगी, इन सब के बारे में सब कुछ संविधान में बताया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रात गई सो बात गई, सचिन पायलट ने अशोक गहलोत से खत्म किया मनमुटाव, राजस्थान में कांग्रेस की गुटबाजी का हुआ द एंड। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान कांग्रेस में लंबे वक्त से चले आ रही गुटबाजी का अब समापन हो गया है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत ने एक दूसरे से अपनी नाराजगी खत्म कर ली है। फिलहाल दोनों नेताओं की तरफ से कुछ ऐसे ही बयान सामने आए हैं। पायलट ने अशोक गहलोत के पुराने कटाक्षों पर कहा कि रात गई सो बात गई। वहीं अशोक गहलोत ने कहा कि हम दोनों के बीच कभी मतभेद नहीं रहा। दोनों नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री और सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। केंद्र सरकार बताए भारत पाकिस्तान सीज फायर में डोनाल्ड ट्रंप की क्या भूमिका, संजय राउत ने यहाँ पर बीजेपी को जमकर घेरा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है भारत पाकिस्तान सीज फायर को लेकर। शिवसेना युवा सांसद संजय राउत ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि अब तक सरकार की ओर से यह नहीं बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में सीज फायर नहीं हुआ था। पीएम मोदी ने मंगलवार को सातों सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और करीब 1.5 घंटे
चली इस मुलाकात में पीएम मोदी ने बारी बारी सभी सांसदों से उनके अनुभव को समझा। पीएम मोदी और सातों प्रतिनिधिमंडल में शामिल सांसदों की मुलाकात पर जब शिवसेना सांसद संजय राउत ने बुधवार को मीडिया से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसे आयोजन करते रहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने अभी तक अपनी भूमिका स्पष्ट नहीं की है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में हुआ है या नहीं। देश ये जानना चाहता है क्योंकि अब तक 15 बार ट्रंप ने कहा कि उसने पीएम मोदी पर दबाव बनाया कि सीज फायर की घोषणा की जाए। भारतीय प्रतिनिधिमंडल विदेश गए और लौटने पर पीएम मोदी से मुलाकात की, लेकिन देश जानना चाहता है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में सीज फायर हुआ। अगर ये चर्चा पीएम मोदी और प्रतिनिधिमंडल में हुई है तो मैं इसे महत्व दूंगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 11 सालों में 33 गलतियां, ऐसा पीएम नहीं देखा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नरेंद्र मोदी पर निशाना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर जोरदार हमला बोला है। खड़गे ने बुधवार को प्रधानमंत्री पर 11 साल के अपने शासनकाल में 33 गलतियां करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने कभी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो इतना झूठ बोलता हो और लोगों को ट्रैप करता हो तथा युवाओं को धोखा देता हो। कर्नाटक के कुलबर्गी में पत्रकारों से बात करते हुए खड़गे ने कहा कि वो 55 सालों से सत्ता में है और 65 सालों से राजनीति में है, लेकिन पीएम मोदी जैसा कोई नहीं हुआ। खड़गे ने कहा कि 11 साल हो गए और 33 गलतियां हो चुकी हैं। आप जानते हैं और मैं संसद में भी कहता रहा हूं, मैंने कभी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो इतना झूठ बोलता हो, इतनी गलतियां करता हो, लोगों को फंसाता हो, युवाओं को धोखा देता हो, गरीबों को फंसा कर वोट लेता हो। मैं 55 साल से सत्ता में हूँ और 65 साल से राजनीति में हूँ, उनके जैसा कोई नहीं हुआ। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। क्या कर्नाटक में फिर होगी जातिगत जनगणना? 10 साल पुराने सर्वे पर क्या बोले सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार। जी दोस्तों, कर्नाटक में जातिगत जनगणना को लेकर एक बार फिर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री शिव कुमार के ताज़ा बयानों के बाद स्पष्ट हो गया है कि राज्य में जातिगत आधार पर नई जनगणना कराई जाएगी। सरकार का कहना है कि ये निर्णय राज्य सरकार नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की सलाह पर लिया गया है। वहीं विपक्ष और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने इस मुद्दे पर कड़ी निगरानी रखने के संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बुधवार को संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि जातिगत जनगणना को लेकर पहले की रिपोर्ट को खारिज नहीं किया गया है, लेकिन बदलते सामाजिक परिदृश्य और विभिन्न समुदायों की शिकायतों को देखते हुए दोबारा सर्वे कराना जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा कि यह सर्वे लगभग 10 साल पहले करा गया था, अब ये रिपोर्ट पुरानी हो गई है और कुछ समुदाय ने इससे जुड़ी शिकायतें भी की हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने सुझाव दिया है कि एक नई और अद्यतन जनगणना कराई जाए। हम हाईकमान के निर्देशों का पालन कर रहे हैं, ये राज्य सरकार का नहीं पार्टी का निर्णय है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस बोली यूएपीए का हो रहा है खतरनाक दुरुपयोग, ये संविधान पर बीजेपी के हमले का हिस्सा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार में असहमति को दबाने के लिए गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम जैसे कानून का खतरनाक दुरुपयोग किया जा रहा है और ये सब संविधान पर भारतीय जनता पार्टी के व्यापक हमले का हिस्सा है। कांग्रेस पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने समाचार पोर्टल पर प्रकाशित छात्र कार्यकर्ता उमर खालिद के एक लेख का हवाला दिया। खालिद यूपीए के तहत जेल में बंद हैं। खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट किया, मोदी सरकार में असहमति को दबाने और न्याय में देरी करने के लिए कानून का इस्तेमाल तेजी से किया जा रहा है। 2014 और 22 के बीच यूपीए के 8,719 मामलों में दोष सिद्धि दर केवल 2.55% थी। आलोचकों, छात्रों, पत्रकारों और कार्यकर्ताओं को लक्षित करने के लिए इसके दुरुपयोग का खुलासा हुआ है। उन्होंने दावा किया कि अपराधी मान लेने की पूर्व नियोजित धारणा, सोशल मीडिया और मीडिया संचालित ट्रायल और उच्चतम न्यायालय द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं को खारिज करने की हालिया प्रवृत्ति ने न्याय के संकट को और गहरा कर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। बीजेपी के विकास और निवेश की तरह इनकी जांच और इलाज भी कागजी, अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने एक एक्सरे का वीडियो जारी कर स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाया। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के विकास और निवेश की तरह इनकी जांच और इलाज भी कागजी ही हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बुधवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाया है और कहा कि ये बीजेपी के कुशासन का एक्सरे है। बीजेपी के विकास और निवेश की तरह इनकी जांच और इलाज भी कागजी ही है। ये गंभीर जांच का विषय है कि कहीं यह असंभव कागजी एक्सरे किसी और के मूल एक्सरे की फोटोकॉपी तो नहीं, इसे किसी और का बताकर केवल कागजी खानापूर्ति की जा रही हो और गलत चिकित्सा उपचार भी किया जा रहा हो। तुरंत जांच पर जांच बिठाइए
और सच्ची रिपोर्ट बाहर लाइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राजद प्रमुख लालू यादव के जन्मदिन पर पटना में उमड़ा जन सैलाब, कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार की राजनीति में दिग्गज नेता राहुल गांधी का 48वां जन्मदिन पूरे राज्य में जोर शोर से मनाया जा रहा है। दोस्तों आपको ये कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पवन खेड़ा ने केंद्र सरकार के आंकड़ों में हेरफेर करने का केंद्र सरकार पर लगाया आरोप और कहा कि प्रतिदिन $3 की आय सम्मान के साथ जीने के लिए काफ़ी नहीं। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि सरकार भले ही अत्यधिक गरीबी के 5.3% हो जाने का जश्न मना रही हो, लेकिन प्रतिदिन $3 यानी कि करीब ₹250 की आय सम्मान के साथ जीने के लिए पर्याप्त नहीं है। पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने यह आरोप भी लगाया कि सरकार खुद को असहज करने वाले आंकड़ों को दरकिनार कर देती है। भारत की अत्यधिक गरीबी दर 2011-12 में 27.1% से एक दशक में तेजी से घटकर 2022-23 में 5.3% रह गई है। हालांकि विश्व बैंक ने अपनी गरीबी रेखा की सीमा को संशोधित कर $3 आय प्रतिदिन कर दिया है। खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट किया कि मोदी सरकार अत्यधिक गरीबी के गिरकर 5.3% हो जाने का जश्न मना रही है, लेकिन ये प्रतिदिन $3 यानी कि ₹250 की गरीबी रेखा पर आधारित है और ये भूखमरी से बचने के लिए तो पर्याप्त हो सकती है, लेकिन निश्चित रूप से सम्मान के साथ जीने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो दोस्तों, एक होता है पॉवर्टी और एक होता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। तो क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बचने के लिए ₹250 प्रतिदिन की जो आय है वो एक सम्मानित जीवन जीने के लिए काफ़ी नहीं है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में विधि व्यवस्था का हो गया अंतिम संस्कार, लालू प्रसाद ने कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर उठाए सवाल। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने मंगलवार को कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने इस संबंध में अपने सोशल मीडिया एक हैंडल पर पोस्ट किया। इसमें उन्होंने बिहार के अपराध से संबंधित कई आंकड़े पेश कर नीतीश कुमार के शासनकाल में प्रदेश की बिगड़ी कानून व्यवस्था की स्थिति का उल्लेख किया। लालू प्रसाद यादव ने अपने पोस्ट में कहा कि नीतीश बताएं कि शाम 5 बजे से पहले घर में घुसकर ही कितनी हत्याएं हो रही हैं। उन्होंने अपने पोस्ट में आगे कहा कि क्या नीतीश जानते हैं, पहचानते और समझते हैं कि उनके शासनकाल में आधिकारिक आंकड़ों में 65,000 हत्याएं हुई हैं। 65,000 लोगों की हत्याएं हुई हैं। 65,000। आरजेडी प्रमुख ने कहा कि नीतीश बीजेपी ने विधि व्यवस्था का दम ही नहीं निकाला बल्कि उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया है और बिहार में इतनी भ्रष्ट, लापरवाह और कामचोर पुलिस कभी भी नहीं रही। जी हाँ दोस्तों, आपको कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जयराम रमेश ने अमित शाह को घेरते हुए किया बड़ा हमला, कहा अधिकतम डींगे न्यूनतम उपलब्धियां। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कड़ा हमला बोला और उनके 11 वर्षीय कार्यकाल को अधिकतम डींगे न्यूनतम उपलब्धियां करार दिया। पार्टी ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले और मणिपुर की हिंसा का हवाला देते हुए शाह के नेतृत्व में राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने गृह मंत्री के हालिया बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गृह मंत्री का यह दावा कि जम्मू कश्मीर और मणिपुर में शांति स्थापित हो चुकी है तथ्यविहीन और वास्तविकता से दूर है। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमलों के जिम्मेदार अब तक पकड़े नहीं गए हैं और कुछ मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक यही आतंकी पूंछ और गगनगीर गुलमर्ग हमलों में भी शामिल रहे हैं। रमेश ने आरोप लगाया कि मणिपुर अब भी हिंसा और अव्यवस्था की चपेट में है। राष्ट्रपति शासन विफल साबित हुआ है। राज्य में कानून व्यवस्था बदहाल है और आम जनजीवन असुरक्षा व पीड़ा से ग्रस्त है। रमेश ने कटाक्ष करते हुए कहा कि शाह आतंकी हमलों में न्याय दिलाने या मणिपुर में सामान्य स्थिति बहाल करने में असफल रहे, फिर भी वो अपनी कथित उपलब्धियों का प्रचार कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पारदर्शिता कोई एहसान नहीं, संवैधानिक दायित्व है, राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने एक बार फिर निर्वाचन आयोग पर हमला बोलते हुए कहा है कि आयोग की विश्वसनीयता खतरे में है और उसे सभी उठाए गए सवालों का जवाब देना चाहिए, क्योंकि पारदर्शिता कोई एहसान नहीं है बल्कि संवैधानिक जिम्मेदारी है। पार्टी ने खासतौर पर महाराष्ट्र और हरियाणा की मतदाता सूचियों को सार्वजनिक करने की मांग की है और ताकि चुनाव प्रक्रिया में भरोसा बना रहे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली के आरोप लगाए थे और इस पर निर्वाचन आयोग ने जवाब दिया है कि 2009, 2014, 2019 और 2024 के चुनावों के लिए मतदाता सूचियां कांग्रेस और अन्य दलों को समय पर दी गई थी और वो वेबसाइट पर मुफ्त में डाउनलोड के लिए भी उपलब्ध है। महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने बताया कि 22 मई को कांग्रेस सांसद के सामने ये स्थिति दोहराई गई थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राज्यसभा में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का विरोध करेंगे
कपिल सिब्बल ने कर दिया है इसका ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने मंगलवार को उपराष्ट्रपति और उच्च सदन के सभापति जगदीप धनखड़ पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सिब्बल ने सवाल पूछा कि जगदीप धनखड़ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के नोटिस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जज को बचाने की कोशिश कर रही है क्योंकि उन्होंने पिछले साल सांप्रदायिक बयान दिया था। दोस्तों, आपको बता दें कि इसके साथ ही सिब्बल ने दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के खिलाफ लाए जा रहे महाभियोग प्रस्ताव का विरोध करने का ऐलान किया और कहा कि जिस तरह से राज्यसभा सभापति ने शेखर यादव के खिलाफ इन हाउस जांच को सुप्रीम कोर्ट में चिट्ठी लिखकर रुकवा दिया, उस तरह की चिट्ठी यशवंत वर्मा के मामले में क्यों नहीं लिखी गई। सिब्बल ने कहा कि इन हाउस रिपोर्ट के आधार पर मंत्री किरण रिजिजू जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाकर उन्हें पद से हटाना चाहते हैं और इसके लिए वो वकीलों से सलाह भी ले रहे हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर सरकार जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लेकर आती है तो हम इसका विरोध करेंगे क्योंकि ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो इससे न्यायपालिका की आज़ादी को बहुत बड़ा खतरा है। सिर्फ इन हाउस रिपोर्ट के आधार पर किसी जज को पद से नहीं हटाया जा सकता। सरकार न्यायाधीश जांच अधिनियम की अनदेखी करना चाहती है और ये न्यायपालिका को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तथ्य बनाम सत्य, 37 बनाम 82। महाकुंभ हादसे पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा और दागे 8 बड़े सवाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रिपोर्ट को साझा करते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार पर सीधा हमला बोला। 8 सवालों की लिस्ट के साथ उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा 37 बनाम 82 ये केवल आंकड़ों का फर्क नहीं बल्कि सत्य बनाम असत्य की लड़ाई है। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि यदि मौतें इतनी अधिक थी तो सरकार ने क्यों छुपाया। उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा में भी इस विषय पर झूठ बोला गया। इसी के साथ आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी पूछा कि मृतकों के परिजनों को दी गई मुआवजा राशि नकद में क्यों दी गई, वो कैश कहां से आया और किस नियम के तहत वितरित किया गया। जिन लोगों को पैसा नहीं मिले उस नकदी का क्या हुआ। उन्होंने सरकार से मांग की है कि नकदी वितरण से संबंधित आदेश और प्रक्रिया को सार्वजनिक किया जाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी की घटिया पोर्टल सेवा से विद्यार्थी, अभ्यर्थी और लाभार्थी समेत हर वर्ग परेशान, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान। जहां दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी की नहीं बल्कि पोर्टल की सरकार चल रही है। ऐसा पोर्टल जिसका सर्वर हमेशा डाउन रहता है और जो ज़रूरत पड़ने पर कभी काम नहीं करता। इसके चलते विद्यार्थी, अभ्यर्थी और लाभार्थी समेत हर वर्ग परेशान है। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने ऑनलाइन सुविधाओं की शुरुआत की थी। इसका मकसद तमाम सरकारी विभागों व सेवाओं से लेकर पंचायतों तक को ऑनलाइन करके जनता को घर बैठे एक क्लिक पर सुविधाएं उपलब्ध करवाना था, लेकिन बीजेपी ने इन ऑनलाइन सेवाओं का पूरा सिस्टम ही उल्टा कर डाला। ऑनलाइन काम करवाने के लिए भी लोगों को सरकारी दफ्तरों में चक्कर काटने पड़ रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि एक तरफ जहां सीईटी के आवेदन पर कॉलेज विश्वविद्यालयों में दाखिलों का दौर चल रहा है तो वहीं कई तरह के अन्य परीक्षाएं भी आयोजित होने वाली हैं और इसके लिए अभ्यर्थियों व विद्यार्थियों को तमाम दस्तावेज तैयार करवाने हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र चुनाव पर राहुल गांधी के दावों का किया समर्थन। सामना में लिखा मेकअप उतर गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से मैच फिक्सिंग के आरोप लगाने के बाद शिवसेना ने भाजपा पर निशाना साधा। शिवसेना ने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी में एक बहुत बड़ा और खतरनाक राक्षस अज्ञा वेताल प्रवेश कर गया है। ठाकरे खेमे ने कहा कि राहुल गांधी ने भाजपा और चुनाव आयोग के भ्रष्ट गठजोड़ को उजागर किया है और इस वजह से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जैसे नेताओं का मेकअप उतर गया है। दूसरों के दोष निकालने से पहले उन्हें अपने चेहरे को आईने में देखना चाहिए। अब उनका मेकअप पूरी तरह से उतर चुका है। पार्टी के मुखपत्र सामना में छपे संपादकीय में कहा गया है कि राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता के संवैधानिक पद पर हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर देश के संवैधानिक पद पर बैठे हैं। जब मोदी शाह के हाथ में था तो उन्होंने कांग्रेस को विपक्ष के नेता का पद नहीं मिलने दिया, लेकिन इस बार जनता ने राहुल गांधी को ताकत दी और वो विपक्ष के नेता बन गए। इसीलिए इन शिकायतों को आधार मानकर चुनाव आयोग को सुओ मोटो कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन क्या मोदी शाह इसकी इजाज़त देंगे? तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग को सुओ मोटो कोग्निजेंस लेना चाहिए था? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। करता है अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ।
सरकार के दबाव में काम कर रहा है चुनाव आयोग, रणदीप सुरजेवाला ने दिया है बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं राजस्थान से राज्यसभा सदस्य रणदीप सुरजेवाला ने चुनाव आयोग की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि निष्पक्ष चुनाव करवाने वाला चुनाव आयोग सरकारी पिट्ठू बन जाए तो देश में प्रजातंत्र अपने आप खतरे में आ जाएगा। रणदीप सुरजेवाला बहादुरगढ़ में एक निजी अस्पताल का उद्घाटन करने पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए आरएसएस और भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट का महज डाटा मांगा है, क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के 60 से 70 दिन के अंतराल में करीब 50 लाख वोटर बढ़ गए। रोजाना 1 लाख लोगों का वोटर बनना वोटर लिस्ट पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने बताया कि उन्होंने स्वयं दिल्ली में इसके खिलाफ केस दर्ज करवाया है और कोर्ट के आदेशों के बावजूद महाराष्ट्र सीईओ ने उन्हें वोटर लिस्ट अब तक उपलब्ध नहीं करवाई है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आरएसएस पर भी जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि आरएसएस ने जंगे आज़ादी में हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने कहा कि इस देश के करोड़ों लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया, उनका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया और इस देश में भी गोडसे बनाम महात्मा गांधी की विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ गांधी की विचारधारा है जिसने भारत को बनाया और दूसरी तरफ गोडसे की विचारधारा है जो जात धर्म क्षेत्रवाद के आधार पर पूरे देश को बांट रही है।